सभी सुधी जनों को सादर नमन। भारतीय ज्ञान मीमांसा पर हमारे समय में अनेक दृष्टियों से, अनेक कोणों से विचार किया जा रहा है और अनेक संस्थाएं गठित हो गई हैं भारतीय ज्ञान मीमांसाओं पर विचार करने के लिए। यह अच्छा है, पर इस दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या मानदंड होने चाहिए भारतीय ज्ञान मीमांसाओं पर विमर्श के लिए। मैंने भी अनेक व्याख्यान भारतीय ज्ञान मीमांसाओं पर दिए हैं, परंतु किन-किन आधारों पर हम भारतीय ज्ञान मीमांसाओं की चर्चा करते हैं, इस पर भी विमर्श किया जाना चाहिए। उस पर संक्षेप में किंचित चर्चा दिग्दर्शन स्वरूप मैं यहाँ पर करूँगा। कोई एक ज्ञान मीमांसा नहीं है भारत की, अनेकानेक ज्ञान मीमांसाएँ हैं, ज्ञान की बहुविध शाखाएँ हैं, इसलिए बहुत फैलाव है भारत की ज्ञान मीमांसाओं पर जब हम विचार करते हैं। अपार इनका विस्तार प्रतीत होता है, अनंत प्रतीत होता है। तो इसमें कैसे इसको समेटा जाए, इसके लिए कतिपय आधार होना चाहिए। उन आधारों पर जिस दिशा में जिसको जाना हो, उस दिशा में वह अध्ययन, शोध आदि भारतीय ज्ञान मीमांसाओं पर करे, ऐसा मुझे समझ में आता है। इसलिए मैं कतिपय मूलाधारों की, कतिपय मानदंडों की चर्चा करूँगा, जिनके आधार पर भारतीय ज्ञान परंपराओं को, भारतीय शास्त्र परंपराओं को, विद्या परंपराओं को समझा जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जितना जो कुछ भारतीय ज्ञान परंपराओं पर विमर्श हो रहा है, वह अधिकांश में संस्कृत मूलक ज्ञान परंपराओं पर विमर्श हो रहा है। यह पूरी तरह से उचित नहीं है। संस्कृत में अपार भंडार है ज्ञान का, पर वह भारतीय ज्ञान परंपराओं का पर्याय नहीं हो सकती हैं, संस्कृत मूलक ज्ञान परंपराएं, क्योंकि कई कई ज्ञान परंपराएं संस्कृत मूलक ज्ञान परंपराओं से इतर हो सकती हैं। उन पर भी दृष्टि जानी चाहिए और समग्र दृष्टि यही होनी चाहिए कि कैसे इनमें परस्पर आदान प्रदान होता रहा है, अंतरावलंबन भी एक दूसरे का यह करती रही हैं, अंतःक्रिया इनमें कहीं होती रही है और इनमें कैसी परस्पर एक दूसरे से विलक्षणता भी है, कैसे ये यूनिक हैं और कैसे एक दूसरे में सहभाव, सह अस्तित्व इनका है। इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपराओं पर विचार किया जाना चाहिए। यह सही है कि मैं संस्कृत पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ, इसलिए मैं प्रायः संस्कृत मूलक ज्ञान परंपराओं पर ही बात कर सकता हूँ। यह मेरी सीमा है और कुछ अन्य संस्कृतेतर ज्ञान मूलक परंपराएं जो हैं, उन पर बात कर सकते हैं। उनकी यह सीमा हो सकती है कि वे संस्कृत परंपराओं से, संस्कृत ज्ञान मीमांसाओं से परिचित कम हैं, इसलिए उन पर वे बात नहीं कर सकते। इसलिए एक संवाद स्थापित होना चाहिए और भारतीय ज्ञान परंपराओं के परिदृश्य पर सामग्री में विचार किया जाना चाहिए, टोटलिटी में विचार होना चाहिए। मेरी दृष्टि से 5 मूलाधार हो सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपराओं पर, जिनके जिनको अ, सामने रख कर के हम विविध विविध भारतीय ज्ञान परंपराओं पर विचार कर सकते हैं। पहला तो जैसा स्पष्ट सामने आता ही है कि भाषा एक आधार है और भाषा के माध्यम से ही ज्ञान परंपराएं विकसित होती हैं। भाषा ही नहीं है तो ज्ञान परंपरा किसमें विकसित करते हैं? भाषा अधिष्ठान है। ज्ञान परंपराएं अधिष्ठेय हैं। जितनी भी ज्ञान परंपराएं हैं, वे आश्रित हैं, भाषा आश्रय है, इसलिए भाषा बड़ी है। आधेय जो है आधार से बड़ा होता है। आधार आधेय से बड़ा होता है। तो भाषा आधार है, ज्ञान परंपराएं आधेय हैं, भाषा आश्रय देती है, ज्ञान परंपराएं उसके आश्रित होती हैं। इसलिए भाषा पर सबसे पहले विचार करना चाहिए। भाषाओं की उपेक्षा हमारे यहाँ हो जाती है प्रायः। खूब ज्ञान चर्चाएं होने लगती हैं, भाषा पर ध्यान कम दिया जाता है। उस भाषा को पुष्ट करोगे तो ज्ञान परंपराएं भी पुष्ट होंगी, क्योंकि उसी में से तो
उपजती हैं ज्ञान परंपराएं। हमको शब्दावली, सोच, मुहावरे, चिंतन चिंतन के लिए सामग्री उसी भाषा से निकलती है, मिलती है हमारे लिए। इसलिए भाषा को पुष्ट करो, नहीं तो समस्या बनी रहेगी कि दूसरे देशों में नोबेल पुरस्कार इतने इतने लोगों को मिल रहा है विज्ञान में, और हमारे यहाँ नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि भाषा पुष्ट नहीं है। तो व्यक्त कैसे करेंगे? कोई भाषा तो चाहिए। भाषा आधार होने के कारण उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो भाषाओं में कितनी ज्ञान परंपराएं भारत में विकसित हुई हैं, इस दृष्टि से विचार करें पहले। 24 भाषाएं तो संविधान में कदाचित स्वीकृत हैं। संविधान के 8वीं सूची में, 8th शेड्यूल में तदितर 121 भाषाओं की और सूची मिलती है, और तदितर 500 लगभग बोलियों की भाषाओं की सूची है, और हजार की संख्या में पहुंचती हैं भारत की भाषाएं, बोलियां कुल मिलाकर के। सभी का बहुत महत्व है। किसी एक को अधिक महत्व देना यह भी उचित नहीं है, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ विलक्षण ज्ञान परंपराएं हो सकती हैं। जो आदिवासियों की भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की, गोंड जनजाति के लोगों की, संथाल लोगों की जो भाषा है, संथाली है, बोडो आदि हैं, इनमें भी विलक्षण ज्ञान परंपराएं हो सकती हैं। इसलिए भाषा को बचाना, भाषा को संवर्धित करना, ज्ञान परंपराओं को बचाए रखने, संवर्धित करने के लिए बहुत आवश्यक है। एक भाषा यदि समाप्त होती है, तो उसके साथ ज्ञान परंपराएं कुछ समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उस भाषा में एक नहीं, कई कई ज्ञान परंपराएं हो सकती हैं कि जीवित हों, चली आ रही हों। पूरे विश्व में कई कई भाषाएं और बोलियां प्रतिदिन मरती हैं। यह भाषा वैज्ञानिकों के लिए, जानकार लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि एक भाषा मर गई, उसके साथ कई ज्ञान परंपराएं मर जाती हैं। इसलिए भाषाओं को संवर्धित करना, उन भाषाओं के माध्यम से उनकी ज्ञान परंपराओं को समझना, यह एक क्राइटेरिया, यह एक पैरामीटर होता है ज्ञान परंपराओं के विकास के लिए, समझने के लिए, अध्ययन के लिए। दूसरा आधार संस्कृति हो सकती है। भारतीय संस्कृति, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, संस्कृति भी ज्ञान परंपराओं को संवर्धित करती है। अन्योन्याश्रय संबंध है। संस्कृति में ज्ञान परंपराएं हैं, ज्ञान परंपराओं से संस्कृति है, संस्कृतियां हैं, यह कहना चाहिए, क्योंकि भारत में कोई एक संस्कृति नहीं है, अनेकानेक संस्कृतियां हैं। उन संस्कृतियों के बीच में कोई मूल सूत्र हो सकता है जो उनको जोड़ता है, पर कई कई धाराएं हैं, कई कई नदियां हैं जिस प्रकार से भारत में वे इस देश की धरती पर बहती हैं, यही उनमें एक सूत्रता है कि धरती तो एक ही है। उसी प्रकार से कई कई संस्कृति की स्रोतस्विनियां हैं, कई कई पयोष्णियां हैं, पयस्विनियां हैं संस्कृति की भारत में। वे इसी धरती पर विकसित हुई हैं। इस देश की धरती पर रहने वाले जिस तरह से एक देश के निवासी हैं, उसी तरह से वे सारी संस्कृति की स्रोतस्विनियां, सारी संस्कृति की पयोधाराएं, वे एक सूत्र में जुड़ी हुई हैं। और भी एक सूत्रता के उनमें आयाम हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर के यही आयाम प्रतीत होता है। कई कई संस्कृतियां हैं इस देश में, और उनमें ज्ञान परंपराएं पलती पुसती रही हैं। कई कई संस्कृतियों में भाषाओं की दृष्टि से, जिस तरह से तमिल भाषा की एक ज्ञान परंपरा, तमिल भाषा में कई ज्ञान परंपराएं हो सकती हैं। तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, गुजराती में, मराठी में कई ज्ञान परंपराएं एक एक भाषा में हो सकती हैं। उसी प्रकार से जो अनेकानेक संस्कृतियां हैं भारत में, उनमें कई कई ज्ञान परंपराएं प्रत्येक में हो सकती हैं। इस दृष्टि से भी अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन के साथ ज्ञान परंपराओं का हो सकता है। इसलिए संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो ज्ञान परंपराएं हैं उनका अध्ययन उसके साथ अवश्य किया जाना चाहिए। यह एक पैरामीटर और आधार ज्ञान परंपराओं के अध्ययन का हो सकता है। तीसरा जो ज्ञान परंपराओं के अध्ययन का आधार हो सकता है, वह क्षेत्रीय आधार हो सकता है। भारत एक महाद्वीप, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, और उसमें कई कई प्रांत, कई कई प्रदेश, और प्रत्येक की अपनी संस्कृति है। तो सांस्कृतिक अध्ययन से ही जुड़ा हुआ यह विषय है, लेकिन उस क्षेत्र की संस्कृति से जोड़ करके
और उस क्षेत्र की जो परंपराएँ हैं, उसकी जो ज्ञान मीमांसाएँ हैं, उसका उसके वन, उसके वनस्पति, उसका भूगोल, उसकी नदियाँ इत्यादि, इन सब का अध्ययन करते हुए उसकी ज्ञान मीमांसाओं से जोड़ करके अध्ययन उस क्षेत्र का यदि हम करते हैं, तो ज्ञान मीमांसाओं का अध्ययन उसके साथ हो सकता है। चौथा जो आधार है, जिसका कि बहुत ज़्यादा हम लोग व्यवहार करते ही हैं, ज़्यादातर विमर्श ज्ञान परंपराओं का इसी आधार पर होता है कि जो विविध विद्याएँ, विविध विषय हैं, उनमें से एक-एक का अध्ययन करें, उसके द्वारा भारतीय ज्ञान मीमांसा पर बात हम करते हैं। कई विषय हो सकते हैं, दर्शन के अंतर्गत कई विषय हैं, षट दर्शन हैं, न्याय वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सांख्य योग, ये 6 दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, सभी बहुत महत्वपूर्ण दर्शन हैं। अन्य भी कई दर्शन हैं, षट दर्शन ही तो दर्शन नहीं है। माधवाचार्य ने तो सर्वदर्शन संग्रह में, जो उन्होंने 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा है, 15 प्रमुख दर्शनों की चर्चा की है भारत के। तो यह भी एक अलग-अलग दर्शन प्रस्थान, अलग-अलग ज्ञान के प्रस्थान लेकर उन पर चर्चा की जाए, वेदांत पर चर्चा हो, सांख्य पर चर्चा हो और अन्य जो विषय हो सकते हैं, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र हो सकता है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, नाट्यशास्त्र आदि हो सकते हैं। इनमें से एक-एक को लेकर के इस पर चर्चाएँ खूब की गई हैं। कितनी विद्याएँ हैं, इस पर मैंने वक्तव्य कई दिए हैं। विद्याओं की संख्या किस प्रकार से बढ़ती गई है, इस पर भी मैंने बात की है। यह भी एक पैरामीटर हो सकता है कि हम जो प्रस्थान है विद्याओं के, शास्त्रों के जो नोमेनक्लेचर्स हैं, उनके जो नाम हैं शास्त्रों के, उनको लेकर के और विचार करें। और 5वाँ अंतिम आधार जो मेरी दृष्टि से हो सकता है, भारतीय ज्ञान मीमांसा के अध्ययन के लिए, वह इस देश के लोग हैं, इस देश की जनता। उसको शास्त्र की भाषा में जो भी कहें, नृतत्व शास्त्र की भाषा में उसको जनजातियाँ, एथनिक ग्रुप्स कहें, इस देश के जो विभिन्न समाज हैं, प्राचीन काल के समाज, वृष्णि समाज, अंधक समाज, यादव समाज, इनका जो इतिहास है, सूतों का इतिहास, कितना समृद्ध इतिहास है, सूतों पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। महाभारत में जो सूत हैं, क्या उनका समाज के लिए योगदान है? शूद्रों पर चर्चा हो सकती है, उस पर भी कार्य किया है अनेक इतिहासकारों ने। जो अलग-अलग समाज हैं इस देश के, ब्राह्मण समाज हो सकता है, क्षत्रिय समाज हो सकता है, क्षत्रियों में भी कई जातियाँ, उपजातियाँ हो सकती हैं। आदिवासी लोग, आदिवासी समाज कई-कई भौगोलिक क्षेत्रों में बँटे हुए, इन सब का अध्ययन हो सकता है। भारतीय ज्ञान मीमांसाओं के भीतर इसको भी समाविष्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकार से भारतीय ज्ञान मीमांसा का अध्ययन व्यापक रूप से किया जा सकता है और समग्र दृष्टि उसके साथ बनी रह सकती है, यदि उसको केवल भाषा पर सीमित न किया जाए, केवल एक संस्कृति पर सीमित न किया जाए, एक क्षेत्र पर सीमित न किया जाए, एक शास्त्र परंपरा तक ही उसको सीमित न रखा जाए और केवल एक वर्ग पर न सीमित रखा जाए, तो कई भाषाएँ, कई स संस्कृतियाँ, कई क्षेत्र, कई शास्त्र परंपराएँ और कई जातियाँ, कई जनजातियाँ, कई समाज भारत के, इन सब के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान मीमांसाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। यह मानदंड हो सकते हैं भारतीय ज्ञान मीमांसा पर चर्चा के लिए। इन शब्दों के साथ मैं यह वक्तव्य आज का समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।